Hello friends and welcome to Sleepy Classes on this joyous occasion of the 73rd Republic Day of India. Now throughout our syllabus जैसे जैसे हम ये चीज़ें कवर करते हैं ये टर्म रिपब्लिक आपने टाइम एंड अगेन सुना होगा. पॉलिटी जब आप कवर करते हैं उसमें प्रियम्बल में आपने ये शब्द सुना होगा. सिमिलरली मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि कब हम रिपब्लिक बने, क्यों अ सर्टेन डे वाज चोजन एज रिपब्लिक डे एंड सो ऑन. बट इन फैक्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ बीइंग रिपब्लिक. Why is it this term, this concept, this idea so important? Why is it कि हम अपने आप को एक रिपब्लिक बुलाने पे इतना ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं? एंड therefore ये आइडिया समझना आज के डे एंड एज में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. अब जैसे कि मैंने बताया, जैसे हम अपना रिपब्लिक, अपना जो प्रियम्बल है उसकी शुरुआत करते हैं, कुछ शब्द जो है सबसे पहले हमारे सामने आते हैं. And one of these initial things that we have taken up as a part of India's political identity is the term republic. And therefore our preamble reads कि किस तरह से we the people of India हमने चूज किया है कि इंडिया क्या होगा, एक सॉवरेन, एक सोशलिस्ट, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा. ठीक है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. बहुत सारे और एडजेक्टिव्स हमने आगे ऐड कर दिए, बट एक फाइनल टर्म जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी पॉलिटिकल डेस्टिनी से जुड़ा है, वो क्या है? बीइंग अ रिपब्लिक. नाउ इन द मोस्ट कॉमन सेंस जब भी हम रिपब्लिक बनने की बात करते हैं, पहला एक फैक्ट जो हम हमेशा हमें याद रखना होता है इस कि इंडिया का रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है. इट इज 26 जनवरी एवरी ईयर, है ना. तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन संविधान है, जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, जो कि एक तरह से हमारी पूरे इंडिया के लिए एक बेसिक लॉ प्रोवाइड करता है, उस दिन ये कमेंस होता है, उस दिन ये इन्फोर्स किया गया था. एंड यही डे ऑफ एनफोर्समेंट क्यों चुना गया? ये डे ऑफ एनफोर्समेंट चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी, राइट, वेरी इंपॉर्टेंटली 26 जनवरी वॉज चोजन एज अ डे जिस दिन पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन की गई थी. तो प्री इंडिपेंडेंस डे के लिए ये दिन चूज किया गया था इन 1929. INC का जो लाहौर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था उस दिन पे. एंड 26 जनवरी 1930 ऑनवर्ड्स therefore this day became extremely important to India's political history. Now very importantly यहाँ से एक और जो इम्पॉर्टेंट टर्म जहाँ से हमने शुरुआत की थी इस पूरे इशू की, कि आखिरकार रिपब्लिक होने का मतलब क्या होता है. तो जब भी हम से पॉलिटिकल साइंस की बेसिक बुक्स पढ़ते हैं या पॉलिटी, या फिर हमने जो 11वीं की अपनी पॉलिटिकल थ्योरी की बुक पढ़ी होगी, उसके अंदर एक बेसिक डेफिनेशन दी जाती है रिपब्लिक. एंड वो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि देखिए, रिपब्लिक होने का मतलब है कि हमारा देश, हमारी कम्युनिटी वेरी इंपॉर्टेंटली मोनार्किकल नहीं है, एंटी मोनार्किकल है. मोनार्किकल का क्या मतलब होता है? जहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, मतलब जो कि हमारे स्टेट को हेड करते हैं, वो हेरिडिटरी नहीं है. कोई राजा, महाराजा, डिक्टेटर, ऑटोक्रेट ये नहीं है, बट हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन है? एक ऐसे इंसान है जो कि लोगों द्वारा चुने गए हैं. एंड ये चुनाव चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो. तो फॉर एग्जाम्पल यूएसए के अंदर जब हम बात करते हैं तो उनके प्रेसिडेंट लोगों द्वारा एक इलेक्शन के अंदर चुने जाते हैं. हाउएवर वहां पे भी एक इलेक्टोरल कॉलेज बैठता है, डायरेक्ट नहीं होते हैं. सिमिलरली इंडिया के अंदर भी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुने जाते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा जो है चुने जाते हैं. मतलब कि कोई अपने बेटे को आगे प्रेसिडेंट नहीं बनाएगा. जिसका मत आएगा, जिसको चुना जाएगा बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, वही हमारे अगले प्रेसिडेंट जो है बनेंगे. वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो रिपब्लिक का आइडिया है ये एंशिएंट ग्रीक के रिपब्लिक से जो है लिया गया है. एंड ग्रीक्स जो है बहुत ही ज्यादा एंटी मोनार्किकल होते थे, राइट. अब ग्रीक स्कॉलर्स ने टाइम एंड अगेन मोनार्की को क्या डिफाइन किया? मोनार्की ऐसे टर्म को ही अगर आप तोड़ेंगे, इट comes down to rule by mono. मोनो का मतलब एक, rule by one.
जहां पे सिर्फ एक इंसान जो है उसके पास अधिकार होता है टू मेक ऑल द लॉज, टू टेक ऑल द डिसीजंस, एंड बाकी सब लोगों को उनको चुपचाप फॉलो करना होता है। अब इस चीज के कारण कई बार डिसीजन मेकिंग बहुत आर्बिट्ररी हो सकती है, राइट। आज मैं एक बहुत अच्छा राजा हूं, कल को मैं बहुत एक क्रूर राजा बन जाऊं। आज मैं आपकी तरफ हूं, कल को कोई प्रॉब्लम आ जाए एंड आई टर्न अगेंस्ट यू एंड एक पूरी कम्युनिटी को मैं उठा के जेल में डाल दूं। तो ये आर्बिट्ररीनेस जो होती है, इस सब को रिड्यूस करने के लिए, रूल ऑफ लॉ इंश्योर करने के लिए, एक सर्टेन काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए रिपब्लिकन आइडिया बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। एंड तभी हम बात करते हैं कि सिर्फ ये पुराने एंशिएंट मिडीवल हेरिडिटरी राजा महाराजाओं से नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि आज की डे एंड एज में कई बार जो डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, राइट, वेयरइन वी हैव सिंगल रूलर, सिंगल पीपल हु आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल, हु आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, जिनकी काम करने की जो है ट्रांसपेरेंसी उसमें बतौर नहीं करते हैं, ये सब ही रिपब्लिकन आइडिया के खिलाफ माना जाता है। Now, importantly, हम कई बार रिपब्लिक के इस आइडिया पे यहीं पे रुक जाते हैं कि क्या होता है रिपब्लिक होना, मतलब हमारे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। अब यहाँ पे राजीव भार्गव एक बहुत ही अच्छी चीज और ऐड करते हैं। वो बोलते हैं रिपब्लिक डजंट स्टॉप एट जस्ट हैविंग एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, रिपब्लिक इज मच बियॉन्ड दैट। इनफैक्ट ही सेज कि अगर हम इंग्लिश जो टर्म है रिपब्लिक, उसको अगर हम बाइफरकेट करें, उसकी अगर हम रूट देखें, तो वो आता है फ्रॉम द लैटिन टर्म रिपब्लिका, रेस पब्लिका। अब ये रेस पब्लिका क्या मतलब होता है? द पब्लिक थिंग या फिर द पब्लिक स्फेयर। एंड ये पब्लिक स्फेयर क्या है, ये पब्लिक थिंग क्या है? बेसिकली एक ऐसा पॉलिटिकल डोमेन है जहां पे लोग इकट्ठे होते हैं एंड डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड हो, यहाँ पे एक और चीज, एक और एलिमेंट जो कि भार्गव अंडरलाइन करते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग भी सिर्फ वो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट अपने आप नहीं बनाएगा, इसमें भी लोगों का इनपुट होगा, इसमें भी पब्लिक डिसीजन जो है होगी, इसमें भी लोग आपस में डिबेट, डिस्कशन, डेलिबरेट करेंगे और मिल के जो है डिसीजंस लेंगे। Therefore, रिपब्लिक की एक जो स्पिरिट है that rests with this idea, with this concept of a public sphere, जहां पे मिलजुल के लोग जो हैं डिसीजंस लेते हैं, जो कि सिर्फ सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं बल्कि कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए बेहतर हो, कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए जो है उसको और भी आगे लेके जाए। एंड तभी कई बार हम पढ़ते हैं अबाउट स्कॉलर्स लाइक रूसो एटसेट्रा, जो कि इसी आइडिया ऑफ कलेक्टिव इंटरेस्ट के ऊपर इतना ज्यादा जोर डालते हैं, द आइडिया ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर एंड डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग एंड taking active participation in all this collective decision making, ये इतना जरूरी होता है। एंड आज के डे एंड एज में जब हम एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रहते हैं, यही गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट क्या है? ये गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है जो कि एक डेलिबरेटिव बॉडी के थ्रू लॉ मेकिंग करती है। जैसे हमारी लोकसभा है, हमारी राज्यसभा है, यहाँ पे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं आपस में आके डिस्कशंस करते हैं, डेलिबरेट करते हैं एंड पूरे कंट्री के लिए लॉज बनाते हैं। सो दिस इज द सोल, द स्पिरिट ऑफ अ रिपब्लिक। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर हम इंडिया की ही पॉलिटिकल थॉट को देखें, यहाँ पे गांधी जी का जो आइडिया है, जो आइडिया स्वराज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन अंडरस्टैंडिंग दीज मल्टीफोल्ड एस्पेक्ट्स ऑफ रिपब्लिक। जहां पे उन्होंने बोला था कि स्वराज सिर्फ अंग्रेजों को भगाने तक नहीं सीमित, बल्कि स्वराज एक्सटेंड्स मोर टू दैट, स्वराज एक्सटेंड्स टू डीकॉलोनाइजिंग आवर माइंड्स एज वेल। ठीक है, जहां पे हम सिर्फ ब्राउन इंग्लिश ना बन के रह जाए, ब्राउन रूलर्स ना बन के रह जाए, बट ट्रूली इंडिपेंडेंट थिंकिंग के थ्रू अपने देश को आगे चला पाए। एंड देयरफॉर गांधी जी का ये जो स्वराज है, इट इज अ ट्रू रिपब्लिकन आइडिया, जो कि ना ही सिर्फ एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल स्टेट को अंडरलाइन करता है, बट द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ पॉलिटिकल कम्युनिटी based on equality, based on liberty, based on freedom, that is एक ऐसी citizenship जहां पे हर किसी के पास अधिकार हो of freely expressing their opinions and acting upon those opinions. And that is why यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जब हम बोलते हैं हर किसी के पास लिबर्टी है, फ्रीडम है, कि इसका मतलब है जो मेरे मन में आए मैं वो करूं? नहीं, यहाँ पे रिपब्लिकन्स के लिए जो आइडिया ऑफ फ्रीडम है वो एक नेगेटिव इंडिविजुअलिस्टिक लिबर्टी नहीं ऑफ डूइंग एज वी प्लीज,
बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल आइडिया ऑफ फ्रीडम है, जहां पे हम अग्री करते हैं टू लिव बाय द लॉज दैट वीव मेड, जहां पे हम इंश्योर करते हैं कि अपनी कलेक्टिव विल को एक्सप्रेस करते हुए हम अपनी कंप्लीट पोटेंशियल को अचीव कर सकें। एंड दैट इज वाई यहाँ पे थिंकर्स लाइक रूसो, J.S. मिल इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अलॉन्ग विद आवर थिंकर्स लाइक गांधी, जो कि कंटिन्यूसली हमें पुश कर रहे थे टू थिंक फ्रीली, टू थिंक फॉर द गुड ऑफ ऑल and therefore go on that path जो कि इस गुड को, कलेक्टिव इंटरेस्ट को अचीव करेगा फॉर द इंटायर रिपब्लिक, राइट। एंड दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंटली, अब जब हमने इतनी एक वास्ट डेफिनेशन ऑफ रिपब्लिक देख ली है, अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स टुडे से कि फिर तो रिपब्लिक इंक्लूड करता है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एज वेल, है ना। कि जब हमने बोला कि ग्रीक रिपब्लिक्स के अंदर इंक्लूड होती थी कि ये डिसीजन मेकिंग किसी एक हेरिडिटरी रूलर द्वारा नहीं बल्कि एक ओपन डिस्कशन के थ्रू ली जाएगी, सो इजंट दैट द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी? बिकॉज आखिरकार इसी फ्रेंच ट्रेडिशन ऑफ रिपब्लिक को, ऑफ ओपन डिस्कशन, ऑफ कलेक्टिव इंटरेस्ट की परस्यूट, राइट, इसको जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनाया था। तो फिर एक और डेमोक्रेटिक का आइडिया इंक्लूड करने की क्या जरूरत थी? डेमोक्रेसी का टर्म भी प्रीएम्बल में क्यों डाला गया? बिकॉज ये एक एडेड एडवांटेज देता है। अब आपको याद होगा, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हैं या फिर अगर आप नहीं भी हैं, तो एरिस्टोटल एक ऐसे इंसान है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एरिस्टोटल ने सिटीजनशिप, द आइडिया ऑफ रिपब्लिक के ऊपर जो है बहुत सारी बात की थी। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंटली हमें डेमोक्रेसी के आइडिया को भी इंक्लूड करने की क्यों जरूरत थी? बिकॉज कई बार हम फ्री एंड ओपन डिस्कशंस लेड बाय सिटीजन्स की तो बात करते हैं, बट जरूरी नहीं है कि ये सिटीजन का जो टर्म है हमेशा इंक्लूसिव हो। इनफैक्ट एरिस्टोटल ने जब सिटीजन को डिफाइन किया था तो इसके अंदर उन्होंने ओल्ड को, स्लेव्स को, विमेन को कंप्लीटली बाहर निकाल दिया था फ्रॉम द परव्यू ऑफ सिटीजनशिप। सो रादर देन बीइंग इंक्लूसिव, ये एक बहुत ही एक्सक्लूजनरी टर्म बन गया था। देयरफॉर ये भी ऐड करना जरूरी है कि सिटीजन सिर्फ कुछ चंद एलीट लोग नहीं है, या फिर लॉ सिर्फ कुछ चुने हुए सिटीजन द्वारा नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि सिटीजनशिप इटसेल्फ is an inclusive term. And that is why by the inclusion of democracy in our preamble, by the inclusion of democratic republic in our preamble, इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने ये इंश्योर किया कि कोई नैरो क्राइटेरिया नहीं होगा इंडिया की सिटीजनशिप का, जैसे कि एंशिएंट रोम एंड ग्रीस में होता था, बट एक ऑल आउट इंक्लूसिव, ऑल एनकम्पेंसिंग आइडिया होगा, जहां पे अगर आप 18 साल के ऊपर हैं, आप इंडियन सिटीजन हैं, आपको अधिकार है पार्टिसिपेट करने का इंडिया के पॉलिटिक्स में, इंडिया के इलेक्शंस में, इंडिया के पब्लिक स्फेयर में, राइट। एंड दैट इज वाई ये जो डेमोक्रेसी है रिपब्लिक के आइडिया को और भी इंक्लूसिव बना देती है, वेरी इंपॉर्टेंटली अंडरलाइन करती है कि आपका जो रोल है सीमित नहीं है सिर्फ वोट डालने पे, कि गए हम वोट डाला और बस हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, नहीं। रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी ऑल्सो इंक्लूड्स कि हमने विजिलेंट सिटीजन्स बन के रहना है, हमने ऐसे वॉच डॉग्स होना है जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पे नजर रखती है, हमारे गवर्नमेंट के ऊपर नजर रखते हैं, एंड उनके डिसीजंस के ऊपर जब भी अगर वो गलत हो कड़ी निंदा भी पेश करते हैं। And therefore, it is not just in the formal sphere of politics that we see the happening of Republic, but Republic is also out there in the streets. Republic is also there in social movements. Republic is also available in protests. And ये vibrant Republic जो है is something that India needs to ensure कि ये continue करता है for future generations as well. And in that spirit, let us all keep our minds open. Let us all keep criticizing. Let us all keep talking, discussing, deliberating, and be open to each other's ideas. Because आखिरकार this is what makes a truly inclusive democratic republic, right? And on that note, a very, very happy Republic Day to you, and we will see you soon in our next lecture.